बट कोई नहीं, अब याद आ गया कि इस साल मुझे एक वीडियो बनाने की मशीन बनना है। ठीक है यार, ठीक कहा है, ठीक कहा है, ठीक है। 3 महीने से 1 महीने के गैप पे आया हूँ। अगला वीडियो पक्का इसी महीने आएगा। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। पिछले वीडियो मैंने इस पॉइंट पे एंड किया था कि व्हाट इफ ओम राउत के विजन का एग्जीक्यूशन बदला जाए। अगर आदि पुरुष का विजुअल ट्रीटमेंट पास्ट में आई काफी फिल्मों की तरह एक बजट फ्रेंडली और मच मोर अपीलिंग वे में किया जाता तो फिल्म के विजुअल्स कितने अलग लगते। अच्छा, वो वीडियो रिलीज के आधे महीने पहले आया था, जब हम भोले भाले बच्चों को ये लगता था कि फिल्म में वीएफएक्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट नाउ वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि बात उससे कहीं ज्यादा थी। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर इस फिल्म के विजुअल्स हॉलीवुड लेवल के भी होते हैं ना, तब भी स्क्रीन पे डायलॉग्स वगैरह की वजह से ऑडियंस इतनी ही हर्ट होती, बिकॉज एट द कोर लेवल ये एक अच्छा अडेप्टेशन था ही नहीं। एक्चुअली इसे अडेप्टेशन भी नहीं कहेंगे, पता नहीं साला क्या था। लेकिन बात यह है कि इन वीडियोस में मैंने आदि पुरुष को सिर्फ एज अ टूल यूज किया है मेन मुद्दे का ज्ञान देने के लिए, दैट इज वीएफएक्स। इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ टेक्निकल लेवल पे फिल्म को जज करूंगा। एंड वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि आदि पुरुष के आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म का माल इंटरनेट पे कम पड़ा है। और अगर मेरा ही ओपिनियन जानना है तो मेरे इंस्टा ट्विटर पे अवश्य जा सकते हो। कसम से जो इंस्टा ट्विटर का कंटेंट मिला है ना पिछले 1 महीने, मजा ही आ गया। सो गिवन दैट कि ये विजन कभी भी रामायण को जस्टिस नहीं दे पाता, जरा ये समझते हैं कि क्या ये विजन एटलीस्ट विजुअली एक बेटर वे में एग्जीक्यूट हो सकता था। अच्छा, ओम राउत का ऐसा विजन क्यों था, ये समझने के लिए हमें आजकल के फिल्म मेकर्स के वन ऑफ द बिगेस्ट लालच को डायसेक्ट करना पड़ेगा, दैट इज सीजीआई। ऐसा क्यों है कि इतने ज्यादा फिल्म मेकर्स धीरे धीरे सीजीआई पे बहुत हेविली रिलाय करने लग रहे हैं। इंडिया में थैंकफुली ये चीज उतनी मात्रा में देखने को नहीं मिली है, अब उतने बजट ही नहीं होते तो क्या ही देखने को मिलेगी। बट हॉलीवुड में तो हर कोई ओम राउत बनता जा रहा है, मतलब सबका विजन बहुत सीजीआई हैवी हो रहा है। नाउ एलिटा द बैटल एंजल, 300, रेडी प्लेयर वन या अवतार जैसी फिल्मों की बात अलग है, क्योंकि यहाँ विजन ही ऐसा है कि सीजीआई के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मतलब चाहे जीरो का गुड्डू हो या हॉलीवुड की एलिटा, बड़ी बड़ी आंखों के लिए सीजीआई ही सहारा होता है। और रही बात अवतार जैसी फिल्म की, तो वो अब नीला पेंट लगा के तो बन नहीं सकती। लेकिन उन फिल्मों का क्या जहां फिल्म मेकर्स के पास कई चारे होने के बावजूद उन्होंने सीजीआई ही चुना। ऐसा यूजुअली मॉडर्न डे सीक्वल्स में देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल 1993 की जुरासिक पार्क में डायनासोर्स 90% प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के थ्रू किए गए थे। वहीं 2015 की रिबूटेड फ्रेंचाइज में सीजीआई का भयंकर इस्तेमाल था। सिमिलरली हैरी पॉटर में काफी काम प्रैक्टिकल इफेक्ट्स से हुआ, बट फैंटास्टिक बीस्ट में केस उल्टा ही था। ऐसे ही स्टार वॉर्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द प्रेडेटर जैसे कई एग्जांपल्स मिलेंगे जहां ओरिजिनल पीस में भर भर के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज हुए, पर सीक्वल्स या रिबूट्स में सीजीआई ज्यादा प्रचंड था। तो यही मेरा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या ऐसी चीजें हैं जो आजकल के फिल्म मेकर्स इंक्लूडिंग अपने ओम राउत जी को सीजीआई चुनने की तरफ ज्यादा ढकेल रही हैं? देखो, पिछले वीडियो में मैंने आदि पुरुष के ऐसे सीजीआई होने का वन ऑफ द मेजर कारण बताया था। इसलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कहीं कम कॉस्ट की वजह से तो फिल्म मेकर्स प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के बजाय सीजीआई तो नहीं चुन रहे। आखिर दोनों में ज्यादा महंगा है क्या? तो द आंसर इज दोनों ही नहीं, या यूं कहें कि दोनों ही। मतलब ये चीज यूजुअली शॉट टू शॉट डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही ग्रैंड शॉट है, लेट्स से हॉगवर्ट्स की बिल्डिंग का, तो एक प्रैक्टिकल मिनिएचर कॉस्ट वाइज ज्यादा फायदेमंद होगा कंपेयर टू सीजीआई यूज करना। सिमिलरली एक फुल्ली सीजीआई सीएसटी बनाने से बढ़िया रावण के मेकर्स ने एक सीएसटी मिनिएचर का सहारा लेने की सोची। वहीं दूसरी तरफ अगर शॉट नॉर्मल मंडेन चीजों का हो, जैसे नॉर्मल सी स्ट्रीट, कार्स वगैरह या इवन कुछ इंटीरियर्स, तो उन्हें सीजीआई के थ्रू करना सरप्राइजिंगली कम कॉस्ट करता है। आई मीन इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि तुम्हें रियल लोकेशन पे शूट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, क्राउड मैनेज करना पड़ेगा, एक्स्ट्राज हायर करने पड़ेंगे, यानी सीजीआई से कॉस्टली प्लस कहीं ज्यादा तामझाम। तभी तो अगर तुम लोग फिल्मों की वीएफएक्स शोरील देखो तो टाइड के एड से ज्यादा चौंकोगे। आई मीन नो वे होम उठा लो, सिर्फ स्ट्रीट्स ही नहीं, साला इनके इंटीरियर में भी वीएफएक्स इन्वॉल्व था। इवन जिन फिल्मों में स्ट्रीट्स के सेट्स लगाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल क्रिश 3, 2.0 या इवन बॉम्बे वेलवेट, उधर भी अगर ध्यान दो तो एक सर्टेन दूरी के बाद ग्रीन स्क्रीन लगी होती है, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में बैकग्राउंड के लिए सीजीआई ही बेटर ऑल्टरनेटिव रहता है। अगर फोरग्राउंड की बात करें तो किंग कॉन्ग का ये शॉट भी देख सकते हो। स्ट्रीट्स और कार्स बिना किसी ऑन लोकेशन तामझाम के कितने अच्छे से सीजीआई में बन सकते हैं, इसका प्रमाण है ये शॉट। फास्ट एंड फ्यूरियस 8 में भी यहाँ रियल कार्स को भिड़ाने से ज्यादा बढ़िया ऑप्शन सीजीआई कार्स को समझा गया। सब साले हमारे एसएस राजमौली को छापते हैं। अरे अपनी रावण में भी तो कार वर्कशॉप वाले सीक्वेंस में उड़ने वाली गाड़ियां ज्यादातर सीजीआई ही थी। वो अलग बात है, ऐसा रियल कारों को ना उड़ा पाने में नाकामी की वजह से हुआ था, बट स्टिल द पॉइंट इज कि कई बार सीजीआई एक चीपर और इजियर ऑप्शन होता है और कई बार प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, यानी कॉस्ट फिल्म मेकर्स के सीजीआई को चुनने में एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सीन और द शॉट। वैसे मोस्टली तो ये कॉस्ट सीजीआई की तरफ से ही ज्यादा होता है, जिसका कारण हम थोड़ी देर में समझेंगे, बट वन ऑफ द मेन रीजन जो फिल्म मेकर्स को सीजीआई की तरफ आकर्षित कर रहा है वो है फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा मतलब है फिल्म को बनाने में फ्लेक्सिबिलिटी। लाइक जैसे मैंने अभी बताया कि स्ट्रीट सीजीआई बनाना ज्यादा प्रेफरेबल इसलिए होता है क्योंकि उसमें लोकेशन परमिट्स, एक्स्ट्रास हायर करना, ये सब तामझाम नहीं होता। सिमिलरली जब तुम पूरी फिल्म सीजीआई रखो तो उसमें मिनिमम 200-300 की तादाद वाले क्रू को लेके इधर उधर लोकेशन टू लोकेशन भटकना, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में झुलस कर काम करना, ये सब नहीं होता। बस एक स्टूडियो बुक करो और लगे रहो। मुझे तो लगता है ये समुद्र देव वाला सीक्वेंस रियल में शूट करने का सोचते ही अपने ओम भाई को रोना आ गया होगा, तभी सीजीआई की ओर मुंह मोड़ा। इवन डेली के कॉम्प्लेक्स टूल्स को प्रैक्टिकल शूटिंग शेड्यूल से मैनेज करना भी कम हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेकअप, या ज्यादा कूल भाषा में कहे तो प्रोस्थेटिक्स। कितना टाइम जाता है इसमें ये बताने की उतनी आवश्यकता तो है नहीं। तुम सबने एक्टर्स को रोज घंटों घंटों मेकअप के लिए बैठने पर कंप्लेन करते हुए सुना ही होगा। I've never sat in one place, so I hated it. But I had promised myself I'll not get angry. 4 घंटे बैठना फॉर मेकअप ऑफ रोहित, और रोहित की मेकअप के टाइम पे you have to really keep yourself eyes open and you used to burn and all that. Putting prosthetics and silicone on your face every day for 4 hours is the single most irritating thing in the world. Even if the results are fantastic, you don't want to do it. प्रैक्टिकली चीजों को करने में इवन कॉस्ट्यूम्स भी मैनेज करना अपने आप में एक लड़ाई है। जीवन के लिए इन टोटल 20 कॉस्ट्यूम्स बने थे, बिकॉज हर सूट एक सफिशिएंट टाइम के बाद मेल्ट हो जाता था। The imaginative labor of the process was concentrated in creating body-fitting rubber suits made in the US. 10 for both characters, at a reported cost of 20 million rupees. It started disintegrating in the Bombay weather. He varies one time, started tearing. साला आगे चल के वो भी फायदा नहीं हुआ, सब सीजीआई करना पड़ा। मतलब समझ गए होगे आजकल प्रोस्थेटिक्स और कॉस्ट्यूम्स जैसी चीजों को भी फिल्म मेकर्स इतना टाइम ना देकर सीजीआई क्यों करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है यही सब देख के अपने ओम भाई ने वानर सेना के लिए प्रोस्थेटिक्स और कॉस्ट्यूम्स के बजाय सीजीआई यूज करने की ठानी होगी। साला हनुमान जी का गदा और राम जी का धनुष तक चपेटे में आ गए। यानी ओवरऑल बात क्लियर है कि प्रैक्टिकल फिल्मिंग करते वक्त डाइवर्स लोकेशन और वेदर में वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट्स जैसे कैमरास, कॉस्ट्यूम्स, प्रोस्थेटिक्स को लेके इतने बड़े क्रू के साथ काम करना कोई मजाक की बात नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी में एक मेन रीजन छुपा है जो सीजीआई को फिल्म मेकर्स का ज्यादा प्रिय बनाने में फंडामेंटली काम करता है, एंड दैट इज प्रेसिशन। प्रैक्टिकल फिल्मिंग में प्रेसिशन से मेरा मतलब है कि एक शॉट का ओके टेक देने के लिए कितनी सारी चीजें सेट पे परफेक्टली कैलकुलेट करके एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और चलो मान भी लो तुमने तैयारी एकदम प्रिसाइसली कर ली, बट स्टिल क्या वो शॉट के परफेक्ट होने की 100% गारंटी देता है? चिंता मत करो, प्रैक्टिकल फिल्मिंग का ये प्रेसिशन समझाने के लिए मैं कोई थियोरेटिकल ज्ञान नहीं दूंगा। इसके लिए हमारी इंडस्ट्री में 2 सुनहरे एग्जाम्पल ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनको सरप्राइजिंगली सेम सब्जेक्ट के अराउंड ही पिरोया गया था, रावण एंड रावण। साला कैसा कलयुग आ गया है, आदि पुरुष नाम की पिक्चर को क्रिटिसाइज करने के लिए रावण नाम की फिल्म यूज करनी पड़ रही है। तो पहले अभिषेक नहीं मणि रत्नम की रावण पे चर्चा करते हैं ना। मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि रावण फिल्म की स्टोरी और कैरेक्टर डिपिक्शन एटलीस्ट मेरे लिए उतने ही प्रॉब्लमैटिक हैं जितने आदि पुरुष के डायलॉग्स। सो आई डोंट थिंक रावण के पर्सपेक्टिव से रामायण दिखाने वाले कॉन्सेप्ट से मैं उतना रिलेट करता हूँ। वो अलग बात है कि पूरा इंडिया नहीं करता। सो ऑल्दो स्टोरी वाइज ये फिल्म ठीक नहीं है, बट स्टिल ये तो मानना पड़ेगा कि इस फिल्म की मेकिंग तुम्हारे अंदर के फिल्म मेकर को ऐसे जगाती है मानो जैसे रावण ने कुंभकर्ण को जगाया था। आई मीन इस मूवी के विजुअल्स देखो यार, कितनी डोमिनेंटली वो चीज नजर आ रही है जो आजकल की बिग बजट फिल्मों में रेयरली मिलती है। एक प्रॉपर विजन, मतलब हर सीन की एक विजुअल आइडेंटिटी है जो कि डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफर के कॉन्फिडेंट विजन का क्लियर सबूत होता है। चाहे वो हर सीन का डिस्टिंक्ट कलर होना हो या फिर इवन एक्टर्स का उनके आसपास के एनवायरनमेंट से किसी ना किसी वे में इंटरेक्ट करना, ये सब इस डिस्टिंक्ट विजुअल आइडेंटिटी का रीजन है। इसी की वजह से फिल्म देखते वक्त हमें कैरेक्टर्स की इस दुनिया में बिलोंगिंगनेस डीपली फील होती है। कैरेक्टर्स और इनके एनवायरनमेंट में एक सिंक्रोनाइजेशन फील होता है जो इस विजुअल एक्सपीरियंस को और खूबसूरत बनाता है। इस सिंक्रोनाइजेशन की वजह से बिलोंगिंगनेस को मैं आगे और अच्छे से एलैबोरेट करूंगा। वैसे अभी के लिए रावण की विजुअल सुप्रीमेसी इसी बात से प्रूव हो सकती है कि ऐश्वर्या राय के होते हुए खूबसूरत वर्ड मैंने पहले फिल्म के विजुअल्स के लिए यूज किया। अच्छा चलो तुम लोग ये बताओ कि क्या लगता है इन खूबसूरत शॉट्स में से किन किन में वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है? किसी में भी नहीं। जी हाँ, मणि रत्नम ने एक्चुअल में आराध्या के माँ बाप को एक वाटरफॉल चढ़वाया था, बच्चन साहब के बहू बेटे को पहाड़ से फेंकवाया था, देश के 2 पॉपुलर एक्टर्स को जमीन से 2000 फीट ऊपर लड़वाया था। बट ऐसा उन्होंने किया क्यों? मेरी मर्जी है, मैं जो यहाँ करूंगा, मेरी मर्जी है, मैं जो इधर जाऊंगा। अरे मणि रत्नम साहब की तो सेट पे फेमस लाइन भी थी। As Mani's favorite line on set is, make it real, make it real. When this bridge thing started, then from all other sources suggestions start coming. We can do it in CG, we can put up in Film City and do this thing with the chroma in the background and we can achieve this thing. Mani sir was very consistent, no, I want to do it live.
द रीजन मणि रत्नम ने ये सब कुछ रियल में शूट करके फिल्म की वीएफएक्स मात्रा सिर्फ 1 से 2% ही रखी इज बिकॉज ऐसे स्टनिंग विजुअल्स सिर्फ प्रैक्टिकल फिल्मिंग से ही पॉसिबल हो पाते हैं। आई मीन मूवी का वन ऑफ द ओनली वीएफएक्स शॉट देखो, बाकी फिल्म के कंपैरिजन में कितना नकली लग रहा है। चलो ये तो फिर भी 13 साल पहले की बात थी, अब सही में 13 साल हो गए क्या? बट इवन अगर आज के वीएफएक्स जंगलों से इसे कंपेयर करो तब भी रावण के विजुअल्स ज्यादा नेचुरल और अट्रैक्टिव लगेंगे। इट्स जस्ट दैट ऐसे जबरदस्त विजुअल्स की एक रकम अदा करनी होती है। तो ऐसी फिल्म के साथ सिचुएशन ये थी कि ज्यादातर शूटिंग जंगलों, झरनों और खाइयों में होनी थी, जहां जाने से पहले कोई भी फिल्म मेकर एक्सटेंसिव प्री प्लानिंग करके तो आएगा ही। यानी ऐसी परिस्थिति में प्रेसिशन इज अ मस्ट। और प्लस यहाँ मणि रत्नम की बात हो रही है भाई, प्लानिंग तो होगी, बट प्रैक्टिकल फिल्मिंग ऐसा प्रोसेस है ना जहाँ मेटिकुलस से मेटिकुलस प्लानिंग फेल कर जाती है, जिसके वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स रावण की लोकेशन पे हुए कांड है। लाइक तुम्हें पता है फिल्म के एक सीक्वेंस के लिए प्रोडक्शन डिजाइनर्स को विष्णु जी की अराउंड 40 फीट लंबी मूर्ति बनानी पड़ी थी। 50% काम उन्होंने 10 दिन में कर भी लिया, बट फिर एक सुबह टीम लोकेशन पे पहुंचती है और पता चलता है कि मूर्ति है ही नहीं। 10 days of the construction, we have finished half of the set, and suddenly it was showering heavily, and the lock gate had to be opened. The moment the lock gate opened, early morning we went there on the set and saw the set is not there, and we found pieces and bits of the set around 5 kilometers area. So we collected those and started it again from the scratch. बट इस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी टीम ने इम्प्रोवाइजेशन करते हुए एक नया क्रिएटिव विजन निकाला। Since the Vishnu was washed away, what had happened? It broke. Next time when I put the set, I included those pieces in separate manner and placed it here and there, and it looked quite natural. एक सीक्वेंस के लिए तो डायरेक्टर साहब को सेट वाटरफॉल की एज पे ही चाहिए था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिजाइनर समीर चंदा को अपने ही तरीके का राम सेतु बनाना पड़ा। 10 feet away, the water is falling from the cliff and he wants the set there. We built it and we started shooting in the morning. All of a sudden, little rain happened and the water started increasing. Within 5 minutes, the whole set, 50% of the height of the set was covered by water. Thank God that I could sense it little early and pushed all the artists and everybody this side. But our light boys was on the other side of the waterfall. It is showering heavily. I built a whole bridge over the set to reach the other side of the waterfall so that they come back safely. साला लेकिन ये सेट पानी में बहा क्यों नहीं? इसके अलावा अपना ब्रिज वाला क्लाइमैक्स भी ले लो। अरे नहीं, यहाँ प्लानिंग फेल नहीं की थी, वरना तो बच्चन साहब का हार्ट ही फेल हो जाता। इट्स जस्ट दैट इस ब्रिज की मेकिंग में कैटरीना के ससुर जी के आंसुओं से पता चल जाएगा कि पूरी टीम प्रेसिशन के साथ साथ कितनी डेयरिंग लेके भी चल रही थी। बिकॉज उस ब्रिज पे ऐसा पैदल चलना ही मुश्किल था, लेकिन वहाँ पे भागना उस ब्रिज पे, उस पे फाइट करनी, वो भी ब्रिज में एज कॉन्सेप्ट वाइज एक टाइम पे आधा ब्रिज टूट जाता है, ब्रिजेस डैंगलिंग, दोनों साइड से फायर है, और एक्टर्स को एक बार पहुंचाना वहाँ पे जब फायर लग जाती तो दे कैंट वॉक इनटू दैट ब्रिज, उनको कैसे वहाँ से, बिकॉज इट इज इन बिटवीन द वैली, देन दे हैड टू बी लिफ्टेड फ्रॉम one side of the valley into the bridge. After the shot, they had to be brought back with the wires onto this side. तो जब भी मैं स्टंट्स करता था मेरे को कभी डर नहीं लगता था, तो इट वॉज माई लाइफ। तो जब भी ये लोग स्टंट करते थे, बिकॉज दे आर हैविंग फेथ ऑन मी, इवन आई एम हैविंग फेथ ऑन माई टीम, एंड दे आर ऑन द वायर्स लाइक दैट, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज किलिंग। मतलब हाँ, हर शॉट से पहले, बिकॉज इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग उसके लिए बाद में कुछ भी एक्सक्यूज नहीं है। इट वॉज सच ए सिचुएशन एंड एवरीबॉडी वॉज सो कोऑपरेटिंग एट दैट टाइम के ऑल द डिपार्टमेंट्स के सब लोग उतना दे अंडरस्टूड द इंटेंसिटी, द प्रेशर ऑफ दैट थिंग। जो प्रेसिशन प्रैक्टिकल फिल्मिंग डिमांड करती है उसका ध्यान रावण के मेकर्स ने भी रखा था, बट स्टिल रावण की टीम की तरह उन्हें भी चैलेंजेस फेस करने पड़े। कभी कभी मुझे लगता है जितना शाहरुख खान ने रावण से नहीं कमाया होगा उतना मैं इस फिल्म को अपने वीडियोस में घुसेड़ के कमा लूंगा। तो रावण की मेकिंग में आए काफी चैलेंजेस तो तुम लोग को याद ही होंगे, लाइक इंटरवल वाले सीन में कारें अच्छे से नहीं उड़ा पाए, A couple of times the cars didn't blow up the way we wanted. प्रैक्टिकल सूट्स फीके लग रहे थे, और इसके साथ साथ रफ्तारे में ये लोग साला स्टेशन लाना ही भूल गए। We somehow one shot where we thought something is missing, something is wrong, and then we realized that oh my God, the station is missing because we have not prepared a station in our asset list. मतलब इनके हिसाब से ट्रेनें स्टेशन पे रुकती ही नहीं है।
पक्का विरार फास्ट वाले होंगे। इवन जो CST का मिनिएचर बनाया था वो भी इतने कैलकुलेशंस के बावजूद अच्छे से नहीं टूटा। Before you go into miniatures, you have to take all the information, know what lens you are using, where it's placed, calculating everything. Everything now seemed in place, but as in life, the best laid plans can appear wanting. A steel cable snapped and the miniature CST didn't break. इंटरवल वाली कार्स के साथ साथ इवन ये चेस सीक्वेंस वाली कार भी अच्छे से नहीं पलटी। When Akashi is leaping from car to car, one of the car crashes and does a 5-6 spin. Unfortunately, it didn't. It just got stuck in the other car. यानी रावण की तरह यहाँ भी प्रैक्टिकल फिल्मिंग वाले चैलेंजेस थे। इट्स जस्ट दैट यहाँ CGI की मदद से इन चैलेंजेस को सॉल्व कर दिया गया, चाहे सूट्स हो, कार्स हो या फिर स्टेशन। So initially we started with Jeevan and we replaced his entire suit. Then we realized that when we started, if the villain and the hero are in the same frame, so the hero is looking amazingly sparkly and shiny suit, whereas the villain is looking in a very poor suit. So then we had to go and replace the suit of the villain also in the entire film. We could not shoot that sequence with all real cars, especially what we did there, foreground cars we shot it real, and all the background cars which are in the air flying, those are all CGI. So what we did was we replaced the entire car with a CGI car, and then we did the entire animation. And yes, finally we did create an authentic looking station with the extra bogies and the passengers around, and all of this on a CGI table. We had to manually break it down part by part, and then VFX came to the rescue and salvaged the situation. So I think I've been helped a lot with the visual effects again by Harry and Ketan here. सो बच्चों, रावण और रावण की मेकिंग से हमने क्या सीखा? यही कि प्रैक्टिकल फिल्मिंग में इतने प्रेसिशन, कैलकुलेशन, इम्प्रोवाइजेशन और डेयरिंग के बाद भी चीजें डगमगा सकती हैं। प्रैक्टिकल फिल्मिंग के बारे में पहले तो फिल्म मेकर्स को इतनी प्रिसाइज और कैलकुलेटेड प्लानिंग सोच के ही आलस आ जाता है। फिर अगर ये सब करने की हिम्मत आ भी गई, तब भी ये सवाल उठता है कि इतना सब करने के बावजूद भी इतने अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। एंड दैट्स द रीजन मैं कह रहा था कि फिल्म मेकर्स एक सर्टेन इजीनेस और फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए CGI के थ्रू ही ऐसे विजुअल स्पेक्टिकल्स बनाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ये फ्लेक्सिबिलिटी CGI यूज करने पे मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि यहाँ तुम अपने मन से चीजें जोड़ घटा सकते हो, एक पूरी दुनिया को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक गनशॉट सीन में तुम्हें ब्लड एक सर्टेन तरीके से निकलता हुआ दिखाना है, तो वो सर्टेन तरीका प्रैक्टिकली अचीव करने में नानी याद आ जाएगी। बट CGI में जैसे चाहे खून बहाओ, जिसका इनफैक्ट कॉस्ट डिफरेंस भी उतना नहीं पड़ता। मे बी दैट्स द रीजन वासेपुर के एंड में रामाधीर को लग रही गोलियों के लिए अनुराग कश्यप ने VFX की मदद ली। वो अलग बात है, VFX ऐसा लग रहा था मानो रामाधीर के पेट से खून नहीं, सड़े हुए टमाटर का रस निकल रहा हो। नाउ गनशॉट की तरह ही बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीजें CGI ठीक कर देता है, जैसा हमने रावण वाले केस में देखा। एक और अच्छा एग्जांपल होगा टोनी स्टार्क का चेहरा। एक तो आयरन मैन 3 का किस्सा तुम लोगों को मालूम ही होगा। RDJ फिल्मिंग करते वक्त इंजर्ड हो गए थे, इसलिए मूवी के लास्ट सीन के लिए एक डिजिटल बॉडी डबल का उपयोग किया गया था। जी हाँ, ये वाले RDJ फुल्ली VFX से बने हैं। Just how fast the night changes। और एंड गेम के केस में तो जो टोनी स्टार्क के घाव थे उसे VFX से करने का डिसीजन दिया गया, जो अल्टीमेटली कारगर साबित हुआ। अब भाई डिज्नी की मेन USP क्या है? फैमिली ऑडियंस। इसी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि ऐसा ना हो लोगों को टोनी का ये चेहरा देख के रोना कम और घिन ज्यादा है, यानी PG-13 के हिसाब से चीजें हों। Just how fast the night changes। अब खुद ही सोचो, अगर सेट पे प्रोस्थेटिक्स यूज होते और बाद में लगता है कि नहीं कुछ ज्यादा ही घिनौना हो गया, तब तो हो जाता काम। यानी चाहे रावण हो, मार्वल हो या फिर रावण, इन सब केसेस से प्रूव हो जाता है कि CGI की इमेंस फ्लेक्सिबिलिटी और कंपैरेटिव इजीनेस की वजह से ही ओम राउत जैसे फिल्म मेकर्स इस प्रोसेस की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। बट क्या है ना, दुनिया में हर चीज की तरह इस फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक कॉस्ट है, जो आदिपुरुष के मेकर्स ने शायद उतने अच्छे से नहीं भरा। तुम लोगों ने कभी सोचा है हैवी VFX वाली मूवीज का कॉस्ट इतना ज्यादा क्यों होता है? आखिर क्यों VFX इतना महंगा है? तो द आंसर इज वही दोनों चीजें जो मैंने पिछले वीडियो में आदिपुरुष के फेल होने के मेजर रीजंस के रूप में बताई थी, टाइम एंड लेबर। अच्छा, मूवी का पता नहीं, लेकिन तुम सबको भेड़िया के VFX तो पसंद आए ही होंगे ना। परफेक्ट तो नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट एंजॉय कर पाने लायक तो थे। इस फिल्म में टोटल 640 VFX शॉट्स थे, जिसके लिए VFX कंपनी ने कितना टाइम लिया? 1 साल 8 महीने। आदिपुरुष में कितने VFX शॉट्स थे? 8000। भाई जेम्स कैमरून को लज्जा आ जाए ये नंबर सुन के। लेकिन इतने नंबर ऑफ शॉट्स के लिए टाइम कितना था? 2 साल।
2.0 में 2100 VFX शॉट्स थे और अच्छे VFX के लिए मूवी की रिलीज डेट भी 1 साल आगे पुश कर दी गई। ना इधर भी टाइम का इशू हुआ था, लेकिन आदि पुरुष के मेकर्स की तरह उन्होंने ये एक्सटेंडेड टाइम ब्राइटनेस घटाने में नहीं बल्कि इम्प्रोवाइज करने में बिताया। Some of the companies are not able to handle such a big VFX shots. So again they ask for 1 year of postponing or the delivery of the VFX shots. Then we take out all the shots from one company and then we have went to another big VFX company which is very expensive also, but there is no other go. We have to finish it and we have to deliver the best because the audience are watching all Hollywood films and we can't put a subtitle or explain them that we don't have that kind of budget for VFX. When they expect, we have to deliver, so the producer understand that we have to spend more, and we shifted all the VFX shots to another company, and that company has taken its own time to complete. That's the main reason for the delay in this film. आदि पुरुष के पहले सबसे ज्यादा VFX शॉट्स ब्रह्मास्त्र में थे, लेकिन टाइम कितना लिया? आदि पुरुष से दुगना, यानी वक्त का सही उपयोग। घंटी का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। ना आदि पुरुष के मेकर्स ने शायद टाइम के मामले में इतनी कंजूसी इसीलिए की क्योंकि अगर सफिशिएंट टाइम देते तो कॉस्ट भी उसी हिसाब से ऊपर जाता। ये हंसी नहीं आ रही है, एक जोक सुना ना। जोक क्या? जोक। VFX आर्टिस्ट को भी तो उनका पैसा नहीं मिला। पर आखिर ऐसा क्यों? भाई तुम खुद ही सोचो, अगर प्रैक्टिकली कोई सीन को जिंदा करने में इतने सारे स्किल टेक्नीशियंस का क्रू लगता है तो डिजिटली भी तो वैसा ही होगा। शूटिंग करने से भी ज्यादा मेहनत VFX में लगता है, क्योंकि मेरी जो विजन है वो आपके दिमाग में आना चाहिए, तो ही आप वो बना सकेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। और अगर आर्टिस्ट स्किल्ड है तो रकम भी प्रोफेशनली लेंगे। लाइका प्रोडक्शंस और रेड चिलीज जैसी होम ग्रोन VFX कंपनीज में 5 से 7.5 लाख की एवरेज सैलरी होती है और एक फिल्म पे 400 से 500 VFX आर्टिस्ट तो लगते ही हैं, वो भी मिनिमम 1 से 2 साल के लिए। तो अब समझ लो VFX बजट में कितना पैसा सिर्फ सैलरी देने में निकल जाता होगा। और इसके ऊपर तुम्हारा मेंटेनेंस कॉस्ट भी अलग, एक प्रॉपर जगह लेना, उसका रेंट, बिजली पानी, आर्टिस्ट के लिए खाना, ये सब इस मेंटेनेंस में आता है। और अगर ये बहुत छोटा एक्सपेंस लग रहा हो तो मैं जरा आपको बता दूं कि वॉर फॉर द प्लैनेट ऑफ द एप्स पे काम करते दौरान फिल्म का एनिमेशन डिपार्टमेंट अकेले ही साल भर में 12,000 केले खा गया था। भाई इतने केले असली बंदरों को दे देते तो VFX की जरूरत ही ना पड़ती। चलो ये तो इंसानों के मेंटेनेंस की बात थी, टेक्नोलॉजी का भी तो अपना मेंटेनेंस होता है। ऐसा कहा जाता है कि एक आर्टिस्ट का कंप्यूटर या एलीट भाषा में कहे तो वर्क स्टेशन और उसमें यूज होने वाला सॉफ्टवेयर ही उसकी सैलरी का 1/3 कॉस्ट करता है। और जो हाई लेवल विजुअल्स ये लोग बनाते हैं उसको सिर्फ रेंडर करने के लिए बड़े बड़े रेंडर फार्म्स खड़े किए जाते हैं। अरे डरो मत, VFX दुनिया का एक और सिंपल सा टर्म है। रेंडर फार्म्स बेसिकली बहुत से कंप्यूटर सिस्टम्स के कलेक्शन को कहते हैं जिनका काम सिर्फ फुटेज को रेंडर करना होता है और इनको मेंटेन करना भी अपने आप में एक कला है। भाई 30-40 मिनट की डायरेक्टर स्पेस को रेंडर करते टाइम ही मेरा लैपटॉप मर जाता था, तो हाई लेवल CGI वाली फुटेजेस के रेंडर फार्म्स का मेंटेनेंस सोच ही सकते हो। और ये सब तो मैं सिर्फ एक VFX कंपनी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था। कई बार मूवीज में एक से ज्यादा कंपनीज हायर करने की वजह से भी काफी रोकड़ा जाता है। लाइक एंड गेम में तुम लोग यकीन नहीं करोगे 20 VFX कंपनीज ने काम किया था, तभी तो तुम्हें क्रेडिट रोल्स में इतने इंडियन नाम देखने को मिल जाते हैं। I mean, हॉलीवुड की VFX कंपनीज में तो अपने इंडियन बंदे होते ही हैं, बट एट द सेम टाइम जिन VFX हाउसेस के साथ हॉलीवुड प्रोडक्शंस कोलैब करते हैं वो इंडिया जैसी कंट्रीज के ही होते हैं क्योंकि यहाँ कंपैरेटिवली चीप लेबर होता है। इवन इंडिया में भी RRR के VFX डिपार्टमेंट ने 2800 VFX शॉट्स के लिए 18 कंपनीज के साथ कोलैब किया था। वहीं 2.0 ने 2150 शॉट्स के लिए 25 कंपनीज के साथ कोलैब किया और आदि पुरुष ने 8000 VFX शॉट्स के लिए सिर्फ 7 कंपनीज के साथ, वो भी बैकलैश मिलने के बाद। वैसे VFX का बजट और भी एक आध चीजों की वजह से बढ़ सकता है जो केस टू केस डिपेंड करती हैं, लाइक R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब देखो विजुअल इफेक्ट्स फैंटास्टिकल एलिमेंट्स के लिए यूज होते हैं। हाँ, कुछ लोग नॉर्मल जंगल वगैरह बनाने के लिए भी यूज करते हैं, बट यूजुअली VFX उन चीजों को दिखाने के लिए यूज होता है जो इतनी काल्पनिक होती है कि इसे प्रैक्टिकली दिखा ही नहीं सकते। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज इतनी काल्पनिक और हटके है तो उसको डिजिटली विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा शोध तो अवश्य करना पड़ेगा। अरे साला, मेरी हिंदी तो मनोज मुंतशिर से अच्छी हो गई। लाइक फॉर एग्जांपल RRR में VFX वाला टाइगर बनाने के लिए आई गेस हार्डली रिसर्च लगा होगा क्योंकि ऑब्वियसली VFX टाइगर पहली बार तो बनाया नहीं जा रहा। बट वहीं दूसरी तरफ रावण में क्यूब फॉर्मेशन वाले सीन के लिए मेकर्स को रिसर्च करके अपना ही तरीका निकालना पड़ा। Each mutation was meticulously planned and executed by the VFX team to the extent that every cube was tracked and then recreated by computer technology to precisely match each player's physical attributes. We have written a program which took us more than 9 months to basically
simulate this cube. Each cube is programmed in such a way that it actually knows where to fit into the whole body section. That sequence has taken more than a year to produce. इवन सूट्स और CST बनाने के लिए PhD होल्डर्स की हेल्प लेनी पड़ी थी। We had a guy who had done artificial intelligence PhD, who has done PhD in artificial intelligence. So he started telling us, what kind of material is going to be. I was asking him, we need to have a material which can bend. So then he came up with the idea of OLED material, which has now come. Correct. So while shooting the main principal photography, we calculated everything, and our DOP, assistant DOP, was Nino, because he was an architect. So he kind of everything jotted out. सिमिलरली ब्रह्मास्त्र में शिवा की आँख को उसका इंडिविजुअलिस्टिक लुक देने के लिए भी रिसर्च लगा था। Shiva's fire is more of something to do with love. It has to be positive. So we cut out the smoke first of all. And then we said, okay, this is the fire. So much of research we had done in terms of what are those colors that actually appeal in terms of fire colors, and how the whole heat progression in a particular fire, because the core is always white and hot, and as the fire kind of rises up, the heat is reduced, because of which you start seeing the colors. So we had to really build our entire software and the technical aspects of the digital fire in that context, blending in all these colors, and that's how we actually came up with Shiva's fire. और ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट है ना, यही बड़े बड़े एस्टैब्लिश VFX स्टूडियोज जैसे DNEG और रेड चिलीज को छोटे मोटे VFX स्टूडियोज जो बिना दिमाग लगाए सिर्फ सीनियर स्टूडियोज की मजदूरी करते हैं, उनसे अलग करता है। बट मार्केट में ऐसी डोमिनेंट पोजीशन पे लाने वाले R&D में भी, या यूं कहें कि ऐसा R&D करने वाली कंपनियों को हायर करने में भी अच्छी खासी रकम जाती है। नाउ VFX में हेवी एक्सपेंस का एक और मेजर रीजन आज के टाइम में सामने आया है, जो बेसिकली डायरेक्टर्स की इनकॉम्पिटेंस यानी अक्षमता का रिजल्ट है, जिसे कहते हैं पिक्सल फैक्ट। नहीं, ये मेरा बना बनाया टर्म नहीं है, एक्चुअली में इसे VFX इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, बट क्योंकि इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जुड़ी है, इसलिए इसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग देख ही रहे हो कि कैसे आदि पुरुष के मेकर्स ने टाइम और लेबर के रिस्पेक्ट में इस फ्लेक्सिबिलिटी का कॉस्ट उतने अच्छे से नहीं चुकाया था। बट ये भी गौर करो कि ऑल्दो CGI प्रैक्टिकल फिल्मिंग से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसा मैंने कहा था, अपने मन से दुनिया बना सकते हो, तोड़ सकते हो एंड ऑल। स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि CGI में कोई प्रेप या प्रेसिशन इन्वॉल्व नहीं होता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान एक VFX हेवी फिल्म शूट करते समय रखना पड़ता है, जो मोस्ट प्रोबेबली आदि पुरुष के मेकर्स ने नहीं रखा। लाइक फैन और जीरो की मेकिंग में सिल्वर बॉल देख रहे हो, या इवन ब्रह्मास्त्र की मेकिंग में ये बॉल ऐसी अनहोनियों को प्रिवेंट करने के लिए बनी होती है। इसे बेसिकली HDRI बॉल कहते हैं, यानी हाई डायनामिक रेंज इमेजिंग बॉल। सुनने में हाई फाई लगेगा, लेकिन असल में हम सबने इसे अपने फोन्स में यूज किया है। बेसिकली जब VFX आर्टिस्ट को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कोई फुटेज, CGI ऑब्जेक्ट या इन जनरल कोई भी एसेट ऐड करना हो जो नेचुरली उस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं था, तो वो इस बॉल की मदद लेते हैं। यानी तुमने रियल एनवायरनमेंट में एक फुटेज ली और अब उसमें ऊपर से एक और एसेट डालना है, तो उसे एनवायरनमेंट में अच्छे से ब्लेंड होता हुआ दिखाने के लिए लाइटिंग तो मैच करानी पड़ेगी ना। इसी लाइटिंग को मैच कराने के लिए ये HDRI बॉल यूज होती है। और ये ऐसा करती कैसे है? टेक्निकल ज्ञान है, इस चमगादड़ की तरह कान खड़े रखो। तो जब तुम लोग फोन से फोटो खींचते हो तो कुछ जगह फोटो एकदम अल्ट्रा ब्राइट और कुछ जगह एकदम डार्क नहीं होती। अगर आपको भी इसकी वजह से वाहियात फोटोग्राफर का टैग मिल चुका है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कैमरे का HDR फीचर जरूर यूज करें। बेसिकली ये फीचर एनवायरनमेंट के डिफरेंट एक्सपोजर्स यानी डिफरेंट डिटेल्स को तोड़ मरोड़ के एक क्लियर कट इमेज प्रोवाइड करता है। एंड यही डिटेल्स जो HDR फीचर एक इमेज के लिए कलेक्ट करता है, इसे VFX सॉफ्टवेयर किसी भी एनवायरनमेंट की लाइटिंग को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। अब क्योंकि फोन का कैमरा 2D इमेज ही कैप्चर करता है, इसलिए एक ओवरऑल 360 डिग्री 3D स्पेस की HDRI निकालने के लिए VFX टीम्स ऐसी सिल्वर बॉल की मदद लेती हैं, जिसको सॉफ्टवेयर में फीड करके एनवायरनमेंट की लाइटिंग एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो सकती है। बट मैं तुम्हें ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? ये समझाने के लिए कि सिर्फ अपने VFX एसेट को सिमिलर लाइटिंग देने के लिए तुम्हें शूटिंग के समय से ही लोकेशन पे इस बॉल को ढोना पड़ेगा, और लाइटिंग भी हर शॉट के बाद कैप्चर करनी पड़ेगी, क्योंकि यूजुअली लोकेशंस पे आसपास की लाइटिंग टाइम टू टाइम बदलती रहती है। और ये काम करने के लिए भी तुम्हारे पास सिर्फ 2 शॉट्स के बीच में मिला लिमिटेड टाइम ही होगा। ये तो खैर एनवायरनमेंट में ऐड होने वाले VFX एसेट की लाइटिंग के लिए था, बट जो चीजें ऑलरेडी एनवायरनमेंट में शूटिंग के दौरान हैं, उनके लिए भी प्रेप करना पड़ता है। लाइक लेट्स से तुम्हें सीन में आगे चल के किसी ऐसी चीज का CGI ऐड करना है जो थोड़ी लाइट एमिट करे, तो तुम्हें शूटिंग के समय ये इंश्योर करना होगा कि एक्टर्स और आसपास की चीजों पे लाइट पड़े।
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम सब्जेक्ट्स के ऊपर पड़ने वाली लाइट को भी वीएफएक्स के थ्रू करोगे फिर तो भाई आदि पुरुष जैसा ही रिजल्ट मिलेगा। साला समझ ही ना आया लाइट आ कहां से रही है। या फिर रावण के इस मोमेंट जैसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे भी जो सीजीआई बुलेट से स्प्रेड होने वाली लाइट है उसके लिए आई डोंट थिंक सेट पे कोई रेफरेंस लाइट रही होगी, इसीलिए जीवन के चेहरे पे पड़ने वाली रेड लाइट को वीएफएक्स ही ऐड किया गया होगा। बट ऐसा नहीं लग रहा ये वीएफएक्स लाइट एसआरके के चेहरे को थोड़ा ब्लरी टाइप कर दे रही है। बेसिकली ये सीजीआई एडेड लाइट बिल्कुल नेचुरल नहीं लग रही। एंड दैट्स माई पॉइंट कि नेचुरल लाइटिंग फील कराने के लिए तुम्हें सेट पे भी कोई रेफरेंस लाइट रखनी पड़ेगी। ऐसा ही इम्प्रोवाइजेशन स्टार वॉर्स के मेकर्स ने किया था। शुरुआती पार्ट्स में उन्होंने सेट पे कोई रेफरेंस लाइट नहीं यूज की, इसलिए फाइनल फिल्म में ऐसा लग रहा था मानो लाइट सेबर से कोई भी रोशनी उनके चेहरे पे पड़ ही नहीं रही है। एंड इसीलिए मेकर्स ने आने वाली पार्ट्स की शूटिंग में ये इंश्योर किया कि जो प्रॉप एक्टर्स पकड़े उसमें लाइट जरूर लगी हो। एंड एज अ रिजल्ट सीन्स ज्यादा असली लगने लगे। वैसे ऐसा ही कुछ अपनी ब्रह्मास्त्र की टीम ने भी किया था। मतलब शिवा की जिंदगी में जितनी लाइट नहीं थी उतनी अयान मुखर्जी ने अपने सेट पे गाड़ के रखी थी, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि एक्टर्स के चेहरे पे पड़ रही लाइट नेचुरल लगे। सबसे पहले तो क्लाइमैक्स का सेट इस कदर डिजाइन किया गया था कि बिजली से लेके शिवा का अल्ट्रा अवतार सबकी लाइट एक्टर्स पे अच्छे से पड़े। ध्यान दो कि सेट के नीचे लाइट्स का एक सर्कुलर पैनल बनाया गया है ताकि शिवा के आग का घेरा बनाने वाले मोमेंट्स और नेचुरल दिखें। शिवा स्टार्ट्स थ्रोइंग लॉट्स ऑफ फायर ऑनटू the dark army, and that basically was like an extensive setup even on shoot. So we had actually the whole automated panel of lights that we could actually track them and say, okay, when Shiva throws fire from front to like back, our entire LED panels would kind of light up in sync with that. So that became a large part of the climax. फिल्म में तो अस्त्रों से लड़ा जा रहा था, लेकिन अगर मेकिंग देखते तो लगता है कि स्टार वॉर्स का अगला पार्ट बन रहा है, क्योंकि अस्त्र चलाते वक्त भी अच्छा रिफ्लेक्शन इंश्योर करने के लिए एक्टर्स के प्रॉप्स में भी लाइट घुसेड़ी गई थी। नाग धनुष और गज अस्त्र पे तो ग्लोई डिजाइन्स भी बनाए गए थे। इसके अलावा शिवा की फायर आर्मी, जुनून का नाग अवतार, ब्रह्मदेव के दिल, ब्रह्मांश का मठ, शिवा का अल्टीमेट फॉर्म, रणबीर का हाथ, हर जगह शूटिंग के समय लाइटिंग का ध्यान रखा गया था और ये प्रिसाइज ध्यान इवन ब्लिंक एंड मिस मोमेंट्स के लिए भी अश्योर किया गया। लाइक यहाँ देखो सिर्फ कुछ सेकंड के लिए शिवा के बगल से गुजरने वाले नाग धनुष के तीर के लिए कैमरे पे ही लाइट लगा दी गई थी और यहाँ शिवा का फायर बर्स्ट नेचुरल दिखाने के लिए तो असली आग को ही ले आया गया। इवन इधर अगर गौर करो तो शिवा जो फायर बॉल फेंकता है उसका लाइट सोर्स जमीन पे फेंके हुए लाइटर से आता है। शूटिंग में साला इस लाइटर के सोर्स की भी रेफरेंस लाइट रखी गई थी। मतलब आई डोंट थिंक इसकी रोशनी इतनी भी है कि एक्टर्स की लाइटिंग को अफेक्ट करे, बट द फैक्ट कि मेकर्स ने स्टिल इसका ध्यान रखा प्रूफ्स कि ये लोग इस मामले में कितने सिंसियर थे। एक और ब्लिंक एंड मिस मोमेंट में देखो कि यहाँ जोर के सामने एक ब्लू लाइट पैनल रखा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रवीना उसके सामने खड़ी थी जिसको वो जस्ट उड़ा के फेंकता है। इवन रवीना के क्रैश होने पे भी उसके गजस्त्र पे लगी लाइट जलती है और वो तो शॉट के बैकग्राउंड में भी उतनी नहीं दिख रही है। सो यू सी लाइटिंग के मामले में भी एक सर्टेन प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, चाहे HDRI के रूप में हो या ब्रह्मास्त्र जैसे लाइट पैनल्स के रूप में, और यही प्लानिंग आदि पुरुष के केस में उतनी विजिबल नहीं लग रही थी। मतलब मैंने फिल्म हाल ही में देखी, हाँ सही सुना, इसी सदमे के कारण वीडियो लेट हो गया। बट क्योंकि मैंने फिल्म पायरेटेड प्रिंट में देखी इसलिए आप मेकर्स को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। लेकिन एक मिनट, ट्रेलर्स टीजर्स तो हैं, तो तुम सबने लगभग हर रिव्यू में सुना होगा कि प्रभास कितने एनिमेटेड लग रहे थे, मानो वो नहीं उनका AI अवतार फिल्म में काम कर रहा हो। आई फील ऐसा लगने का वन ऑफ द मेजर रीजन यही नेचुरल लाइटिंग की कमी है। आई मीन द फैक्ट कि जनरली फिल्मों में लाइटिंग कैरेक्टर्स को नेचुरल फील कराने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये तो भाई अपने आप में एक अलग वीडियो है जो मैं आगे चल के जरूर बनाऊंगा। बट अभी के लिए तुम लोग ट्रेलर का ये शॉट ही देख लो, कितनी मरी हुई लाइटिंग लग रही है, मानो कोई पुतले वाला फील आ रहा हो। एंड नाउ कंपेयर इट टू दिस शॉट, अंतर साफ नजर आ जाएगा। इनफैक्ट ऐसा मुझे लगभग हर कैरेक्टर के लिए कहीं ना कहीं लगा। लाइक यहाँ पे हनुमान जी के चेहरे पे पूंछ की आग का कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं है, और इनफैक्ट फिल्म में भी लंका दहन के टाइम एक शॉट होता है जिसमें चेहरे पे पूंछ की आग की नेचुरल रेफरेंस लाइट दिखती तो है, बट वो पूंछ के मूवमेंट के हिसाब से रहती ही नहीं। स्ट्राइक पड़ने का खौफ है, इसलिए जरा इमेजिन करना, मतलब पूंछ लेफ्ट राइट हो रही है लेकिन आग की रेफरेंस लाइट चेहरे के लेफ्ट साइड ही अटकी है। अच्छा चलो, अब आदि पुरुष की लाइटिंग के बारे में उतना कहूंगा नहीं, टीजर के टाइम सबने काफी लाइटिंग खेल लिया था, इसलिए मैं अब रिपीट नहीं करना चाहता। बट डोंट वरी, और भी एंगल्स हैं जिनसे ना सिर्फ VFX के हैवी प्रेप के बारे में जानकारी मिल सकती है, बट एट द सेम टाइम आदि पुरुष की शॉर्ट कमिंग्स का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। लाइक रेफरेंसिंग, VFX आर्टिस्ट के रेफरेंसिंग के साथ और उसके बिना CGI जनरेट करने में उतना ही अंतर आता है जितना तुम्हारे कोई फोटो को देख के और उसको देखे बिना ड्राइंग बनाने में, यानी कि बहुत।
अच्छी रेफरेंसिंग वीएफएक्स आर्टिस्ट की टाइम और एनर्जी एक सिग्निफिकेंट रूप में बचाती है। सीजीआई क्रीचर्स की रेफरेंसिंग तो हमने पिछले वीडियो में कॉन्ग और गेम ऑफ थ्रोन्स के रिस्पेक्ट में समझी थी, बट इवन प्रैक्टिकल सेट भी एक काफी इफेक्टिव रेफरेंसिंग प्रोवाइड करता है। लगभग हर प्रैक्टिकल सेट किसी न किसी वे में वीएफएक्स के थ्रू एनहांस किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हॉगवर्ट्स। एक्चुअल मिनिएचर सेट और फाइनल फुटेज को साइड बाय साइड देखो तो एनहांसमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। इवन हैरी पॉटर के जितने भी क्रीचर्स हैं उन्हें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके वीएफएक्स के थ्रू एनहांस किया गया था, जो हम किसी और वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। मतलब द होल पॉइंट इसकी प्रैक्टिकली चीजें करने के बाद भी अगर उनमें अच्छा खासा वीएफएक्स यूज करना पड़े तो भी चीजें बर्बाद नहीं गई, क्योंकि अल्टीमेटली द रीजन फाइनल वीएफएक्स इतना अच्छा दिख रहा है इज बिकॉज प्रैक्टिकल सेट और मॉडल्स वीएफएक्स आर्टिस्ट के लिए एक अच्छे रेफरेंस की तरह एक्ट करते हैं। प्रैक्टिकल के अलावा डिजिटली भी रेफरेंसिंग के लिए टूल्स बनाए गए हैं, जैसे लाइडर स्कैन, चाहे बाहुबली का वाटरफॉल हो, कॉन्ग का स्कल आइलैंड या इवन 2.0 के सेट्स। इन सब जगह इसी लाइडर स्कैनिंग को यूज किया गया है। लाइडर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, और इस स्कैन में बेसिकली एक डिवाइस के थ्रू आसपास के एरिया में लेजर बीम्स फेंकी जाती हैं, जिसकी मदद से उस एरिया का एक बहुत ही प्रिसाइज 3D मॉडल बनकर तैयार हो जाता है। इसका यूज ऑटोमोबाइल और गेमिंग इंडस्ट्री में तो होता ही था, बट फिर धीरे धीरे इसे वीएफएक्स इंडस्ट्री में रेफरेंसिंग के लिए भी यूज किया जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल बाहुबली द बिगनिंग एंड कॉन्ग द स्कल आइलैंड। The principal thing is what we try to achieve is try and get everything in camera as much as possible. We have the clean matte light here, which is at the top. This was one of the first shows that we actually utilized something called a LiDAR. So we actually laser scanned this place as much as possible. We actually understood where the top was, so therefore we could digitally just extend back. Even though the actual physical shoots happened in Hawaii and Australia and in Vietnam, we wanted it all to look like Vietnam. A lot of that started with building a set of all the mountains. So we had a LiDAR scan and ton of photography and built a set and then defined like where all of this action is happening. 2.0 में भी सेट एक्सटेंशन के लिए इसे यूज किया गया। Lot of environments we need to create digitally. Some of the interaction areas we have put the physical set. Remaining we have extended in the digital. So for this extension we need to capture the actual sets detail into the digital world. So for that we have used a system called LiDAR scanning. LiDAR scanning gives us exact 0.2 mm details of the set. तो ये कुछ टेक्निक्स थी जिनसे मैं ये अंदाजा दिलाना चाह रहा था कि वीएफएक्स वर्ल्ड में भी कितना प्रेप लगता है, जो आदि पुरुष के मेकर्स को ऑब्वियसली समझ नहीं आया। बट अब ये मत समझना कि प्रेप सिर्फ इतना ही होता है, अभी तो ऐसी और भी टेक्निक्स है जिनके बारे में जानना आवश्यक है। इनफैक्ट इन टेक्निक्स को हम आदि पुरुष के एक एक सीक्वेंस में अप्लाई करके ये समझ सकते हैं कि बजट कम करने के साथ साथ इन सीक्वेंसेस को कितना सुधारा जा सकता था, और ऊपर से अपना वो पिक्सल फर्क भी तो बाकी है। बट आई गेस इट्स बेटर कि ये डिस्कशन हम फिल्म के डिजिटल रिलीज के टाइम करें। भाई लंका दहन का एक स्क्रीनशॉट डालने में मेरी हालत खराब हो रही है, तो पूरी मूवी ना भाई ना। बट चिंता मत करो, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ऑडियंस ने फिल्म का सत्कार किया है, मुझे तो लगता है इसी महीने ओटीटी पे टपकने वाली है। इसीलिए तब तक तुम लोग मनोज मुंतशिर की दादी को सुनो। पहली चरील में 14 साल के लिए तड़ी पार हो गए बोलो, कंपनी के वास्ते सीता माता भी साथ में गई ली, उधर आ टपका विलन रावण, काफिया भी मिलता है बोलो, आके सीता माता को आउटडोर से ही किडनैप कर डाला बोलो। हनुमान जी महाराज ने दबंग स्टाइल में अपनी धांसू एंट्री मारी, बस पकड़ के लंका पहुंचे और रावण का वस्त्र हरण कर डाला।